दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। निबंध को लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियों का आप लोगों को खास ख्याल रखना होता है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं, ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। और जैसे यूपीपीसीएस मेंस 2018 में, ठीक है, 18 या यूपीपीसीएस में जो निबंध है वो 700 वर्ड लिमिट में आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है, 700 शब्दों में लिखना होता है। तो लगभग अराउंड समथिंग 7 पेजेस हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इसमें एक कोटेशन अगर आप डाल देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो कोटेशन क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो कोटेशन होती है, तो कोटेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे जो कविता है, श्लोक है, गीत है, मूवी के बोल हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है और कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में अगर आप लोग इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाता है। और क्या है कि जैसे जो आपका प्रश्न जो ऐसे है तो उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और क्या है कि जैसे तथ्य है, जो आपके फैक्ट होते हैं, तो फैक्ट का भी आप लोगों को उपयोग करना है। जो डेटा है, डेटा का उपयोग करना है। फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों का समावेश करते हुए आप लोगों को अच्छी तरीके से जो निबंध है, ऐसे है, उसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। निबंध है क्या, मॉब लिंचिंग पर है, भीड़ हिंसा पर है। देखिए इधर लगभग 2 से 3 सालों में भीड़ हिंसा की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें होता क्या है कि बहुत से लोगों को पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, पुलिस पर हमला होता है भीड़ के द्वारा। तो ये सारी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा समाज में हमें दिखाई दे रही हैं वर्तमान में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है। इस पर अभी कोई कानून उस तरीके से बनाए नहीं गए हैं, तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है और उस पर ऐसे बनने की संभावनाएं प्रबल हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए कि मॉब लिंचिंग पर जो ऐसे है वो आ सकता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आज इस चीज़ को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग को आप लोग समझिए कि मॉब लिंचिंग या भीड़ हिंसा क्या होती है। जैसे मान लीजिए यह चीज़ें आप लोगों ने देखी भी होगी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, ठीक है। तो अगर आपको इसी पर लिखने को आ जाए तो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमें इसमें नहीं पता, ठीक है। तो आपको अंततः चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसी के लिए, ठीक है। मॉब लिंचिंग है क्या चीज़, मॉब लिंचिंग है कि जैसे एक उग्र भीड़, क्या है, एक उग्र भीड़ हिंसा है। भीड़ के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी संदेह के आधार पर पीट पीट कर मार देना, हत्या करना, हत्या करने के प्रयास करना, ठीक है। तो ये आपका भीड़ हिंसा कहलाता है। और जो भीड़ होती है, भीड़ किसी भी प्रकार के कानूनी या जांच प्रक्रिया को नहीं मानती। वो स्वतः में ही एक अदालत होती है, वो ऑन स्पॉट निर्णय करना चाहते हैं, डिसीजन देना चाहते हैं कि इसने ये कार्य किया है, पुष्टि भी कर देते हैं, अपराधी भी साबित कर देते हैं और उस जो आरोपी व्यक्ति है उसको सज़ा भी दे देते हैं। और सज़ा भी ऐसी कि बहुत ही एक निंदनीय और एक जघन्य टाइप की यह घटना मानी जाती है। और इसमें है क्या कि इस
पूरी की पूरी जो भीड़ हिंसा कंसेप्ट है, ठीक है, इसकी अवधारणा के पीछे एक आधार माना जाता है कि लोगों को न्याय दिलाया जा रहा है, समाज में न्याय की स्थापना की जा रही है, और न्याय ऐसा कि बिना कानूनी जांच प्रक्रिया के न्याय करना। तो इस टाइप का न्याय की बात कही जाती है, और जिसमें कि जो आरोपी व्यक्ति है उसके कोई अधिकार नहीं है, कोई भी मानव अधिकार नहीं है, ये बात कही जाती है। ठीक है, जैसे अपराधी को क्या, अपराधी को सज़ा दे देना। सज़ा के रूप में क्या होता है कि जैसे कष्टदायी रूप से उसको मतलब कष्टदायी जो सज़ा है वो देना, ठीक है, मारना पीटना, उसका जैसे यातनापूर्ण ढंग से उसके साथ मारपीट करना, और अंग भंग कर देना, जैसे उसके शरीर को विकृत कर देना। अब सोच कर देखिए कि अगर लाठी डंडों से ही किसी व्यक्ति को पीट पीट कर इतना पीट दिया जाता है कि उसका अंग जो है अंग भंग हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह जो एक अवस्था है यह बहुत ही कष्टकारी और कष्टदायी होती है। ठीक है, और जो भीड़ हिंसा है दोस्तों, भीड़ हिंसा उग्र भीड़ या समुदाय के द्वारा, ठीक है, समुदाय के द्वारा विशेष, भाई पूरा का पूरा समुदाय जो है, पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो भीड़ हिंसा नहीं करती। यहाँ पर कुछ लोग, विशेष लोग, वो किसी न किसी विचारधारा या मानसिक स्थिति या स्वयं के गुस्से के कारण ये चीज़ें, ये कार्य करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को स्वयं में एक अदालत मानते हैं कि हम ही अदालत हैं और हम ही न्याय करेंगे और समाज में न्याय की स्थापना करेंगे। तो ये चीज़ें हैं मॉब लिंचिंग में। मॉब लिंचिंग की घटनाएं प्रत्येक राज्य में, लगभग मोस्टली स्टेट्स में ये घटनाएं देखी गई हैं, वो चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, प्रत्येक राज्य में, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर एक राज्य में घटनाएं घटित हो चुकी हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो लोगों को झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ मतलब मारा गया है। ठीक है, तो ये आपकी भीड़ हिंसा होती है, इसको अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब भीड़ हिंसा के बाद हम लोग देखते हैं इसके जो अवधारणा है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे भीड़ जो हिंसा है, भीड़ हिंसा जो है, तो भीड़ हिंसा में कहीं ना कहीं जो एक मानव की आंतरिक चेतना होती है, ठीक है, आंतरिक चेतना इस तरीके से प्रभावित होती है, ठीक है, किसी बात को लेकर के। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप के द्वारा आपके पास मैसेज आता है कि फला जगह या बच्चा चोरी का शक है किसी महिला या पुरुष पर, तो उसको संदेह के आधार पर पीटकर मार दिया जाता है। या मान लीजिए जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, तो जैसे गाय गोकशी का मामला आता है, और गाय के मांस जो काटने वाले स्थान होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे किसी को गाय के मांस काटने या ले जाने के संदेह के आधार पर, ठीक है, संदेह के आधार पर ही उसको मार कर मतलब पीट पीट कर मार दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है समाज के लिए, आने वाले समाज के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। जब तक आप आरोप साबित नहीं करते आप खुद ही में, तो फिर संविधान के अनुसार, संविधान क्या है, भीड़ के लिए कोई संविधान नहीं है, किसी को भी मार दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर की घटना है, पुलिस जाती है और एक DYSP रहते हैं, तो उनको मार दिया जाता है पीट पीट कर। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं आज की डेट में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं भीड़ हिंसा के कारण कौन कौन से हैं। तो भीड़ हिंसा का सबसे पहला कारण, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारण है, ठीक है, गलत अफवाह फैलने से जो भीड़ हिंसा होती है, तो इसमें सबसे पहला रीज़न यही होता है कि भीड़ हिंसा जो लोग हैं, लोगों को गलत अफवाह के आधार पर लोगों को, आरोपी को पीट पीट कर मार डालते हैं या बहुत ज़्यादा पीटते हैं। अफवाह फैलाने के माध्यम भी हैं कि जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक माध्यम बनता है लोगों तक बातों को पहुंचाने का। अब कोई समूह या संगठन इन चीज़ों को पहुंचाता है, ठीक है, तो लोगों में ये जब संदेश जाता है, लोग ये देखते हैं ऐसी कोई घटना अगर घटित हो रही है, संदेह भर है, संदेह मात्र में ही यह घटना घटित हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे
26 मई 2017 को क्या हुआ था कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स कानून के तहत मांस के लिए जो चौपाया जानवर जो होते हैं, चार पर वाले जानवर होते हैं, तो इनकी खरीद फरोख्त पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, लेकिन अब देखिए मई में डिसीजन दिया, उसके बाद संदेह के आधार पर ही घटनाएं होने लगी। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो खरीद फरोख्त है तो वह जानवरों की या मांस के लिए जो खरीद फरोख्त की जाती है वो नहीं होनी चाहिए। तो समाज में ये संदेश गया, लोगों को ये लगा कि नहीं, अब हमें अधिकार मिल गए हैं किसी को भी मारने और पीटने के। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने डिसीजन को रोल बैक कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है, तो ये जो डिसीजन था इस पर जुलाई 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रोक हटा दी। ठीक है, पहले रोक लगाई थी, फिर उस रोक को हटा दिया। ठीक है, और जैसे गाय हत्या के प्रति लोग क्या सोचते हैं कि हम गाय को बचाएंगे, गाय को लिए अब कानून भी बन चुका है, तो लोग और बढ़कर कार्य करते हैं कि देखिए, मैंने गाय को बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं कहा कि आप गाय को मत बचाइए, बिल्कुल बचाइए, लेकिन उससे पहले जो इंसान हैं उनको भी बचाना चाहिए। ठीक है, संदेह मात्र के आधार पर ही या बच्चा चोरी के आधार पर ही, संदेह मात्र पर ही आप किसी व्यक्ति को मार पीट नहीं सकते, यह कानून को हाथ में लेना हो गया। और जो कि ऐसी घटनाएं लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे पहली मेन वजह, मुख्य वजह है गलत अफवाह फैलने से जो भीड़ हिंसा होती है हमारे समाज में। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे जो भीड़ हिंसा कहीं होती है तो उसके कारणों में एक राजनीतिक उदासीनता है। जो राजनीतिक वर्ग है और प्रशासक वर्ग है वो मूक दर्शक बना देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है समाज के लिए, लोगों के लिए, और जो लोगों के मानवाधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके लिए। यह संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रशासक वर्ग हो या शासक वर्ग हो, सब पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर राजनीतिक उदासीनता देखने को मिलेगी, और राजनीति में नेता लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो ऐसी स्थिति में वो लोग केवल कहते हैं निंदा कर ली। हाँ, ये बहुत निंदनीय बात है। निंदनीय बात नहीं है, ये बहुत ही जघन्य बात है, जघन्य अपराध है। ठीक है, सख्त रवैया इन घटनाओं के खिलाफ में नहीं अपनाया जाता। तो ये दूसरा कारण है कि राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है ऐसे लोगों को, जो लोग भीड़ हिंसा को फैलाते हैं, और राजनीतिक हितों को पूर्ति हेतु भी ये कार्य करवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यह दूसरा कारण है राजनीतिक उदासीनता का। तीसरा कारण क्या है कि बच्चा चोरी का आरोप, कि जैसे रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार आया है कि 10 राज्यों में लगभग 20 लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में जान गंवाई है। भीड़ हिंसा ने उनको पीट पीट कर मार डाला। तो ये हमारे समाज में भीड़ हिंसा का जो तीसरा कारण है वो है बच्चा चोरी का। ठीक है, और क्या रीज़न है कि जैसे कोई अपराध है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, भीड़ हिंसा ने मर्डर कर दिया, तो उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। उचित कानून व्यवस्था का अभाव जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई भी किसी को भी कहीं पर भी मार दे रहा है। ठीक है, और बहुत से आप लोग ये घटनाओं को, जो घटनाएं न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देखते हैं, तो इनको आप, क्योंकि ये देखिए फैक्ट है। ठीक है, तो इन घटनाओं का उपयोग मॉब लिंचिंग जैसे जो ऐसे हैं तो उनमें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उचित कानून व्यवस्था जो है हमारे यहाँ उसका अभाव है, जिसकी वजह से भीड़ हिंसा होती है। जो कठोर कार्रवाई है वो नहीं होती। पुलिस क्या है, पुलिस लापरवाही करती है, उदासीनता दिखाती है। और जो पीड़ित व्यक्ति है, अब पीड़ित व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके घर वाले अगर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो ऐसी परिस्थितियां, पुलिस प्रशासन की जो उदासीनता है वो और भीड़ हिंसा को बढ़ावा देती है। अब सोच कर देखिए कि किसी 1 या 10 लोगों के समूह ने किसी व्यक्ति को मार दिया, वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, रहता तो भारत में ही है, और वह एक इंसान है सबसे पहले।
क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, इसको मतलब इन चीज़ों को आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखिए, क्योंकि जहाँ पर आप निष्पक्ष रूप से चीज़ों को देखेंगे उस समय सारी चीज़ें ठीक ही देखेंगे। ठीक है, कि आप एक व्यक्ति जो भी हो वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग्स करता हो, अब वह व्यक्ति मतलब उसको मार दिया जाता है। ठीक है, अब उसकी क्या गलती? जब तक आरोप नहीं साबित हुआ, आप संदेह पर भी, संदेह के आधार पर ही आप किसी को मार देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समाज में विकृतियां दर्शाती हैं, लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। ठीक है, इस गुस्से के कारण जो उनके अंदर भरा हुआ है वो निकलता है मॉब लिंचिंग या भीड़ हिंसा के आधार पर। पुलिस प्रशासन में, पुलिस थानों पर हमला किया जाता है। तो ऐसा चीज़ें समाज में घटित हो रही हैं जो कि एक अच्छे समाज के लिए नहीं अच्छी हैं। ठीक है, तो जो भीड़ हिंसा है, ठीक है, तो भीड़ हिंसा न जाति देखती है, न धर्म देखती है, न कुछ देखती है। ठीक है, वो केवल भड़काई जाती है और लोगों को मारा जाता है। ठीक है, होता क्या है, उचित कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें केस दर्ज भी नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और क्या है कि जैसे जो भीड़ हिंसा है, भीड़ हिंसा के कारणों में क्या है कि जैसे देखिए बहुत से हमारे देश में जो बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, कुछ लोग अल्प मात्रा में हैं और कुछ लोग बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको ये लगता है कि बहुसंख्यक हमारे ऊपर, हमारे हितों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। तो ऐसे में इनकी संख्या करना इस तरीके से जो एक डाउट आता है, ठीक है, तो ऐसे में ये बदला लेने के लिए, एक बदला लेने की प्रवृत्ति के रूप में भीड़ हिंसा दिखाई पड़ती है। ठीक है, वो बहुसंख्यक भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। तो समुदायों के बीच में, जो कम्युनिटीज़ के बीच में जो एक अविश्वास फैल रहा है एक दूसरे के प्रति, यह भीड़ हिंसा को जन्म देता है। ठीक है, तो भीड़ हिंसा किसी भी धर्म, जाति, समाज के लिए नहीं अच्छी है। ठीक है, और वर्तमान में भारत देश में भीड़ हिंसा यह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इनकी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और लगभग अनेकों, मतलब अलग अलग राज्यों में लगभग 20 व्यक्तियों को, इसे संख्या ये 2017 का डेटा है, उसके बाद भी बहुत से लोगों की भीड़ हिंसा द्वारा, मॉब लिंचिंग द्वारा उनको मारा गया है। ठीक है, तो यह समाज की बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रही है। तो इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि यूपीपीएससी पूछ सकता है, यूपीएससी में भी ये ऐसे आ सकता है। ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे अगला कारण देखते हैं कि राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण की जहाँ तक बात करते हैं तो लोग क्या है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीतिक प्रयोजित हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जो देखिए, मैं किसी भी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप किसी भी पार्टी या विचारधारा को अपनाते हैं, उसको मानते हैं, ठीक है, वो आपका चीज़ें हैं। ठीक है, तो लेकिन एक इंसान होने के नाते कम से कम जो चीज़ें धर्म जाति के नाम पर होती हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस भी यही करती, बसपा, सपा और ममता बनर्जी की पार्टी या बीजेपी या सभी पार्टियां यही करती हैं, केवल अपने हितों को देखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण मॉब लिंचिंग का, भीड़ हिंसा का बहुत बड़ा रीज़न बनता है। ठीक है, और समय समय पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग तरीके से लोगों को उकसाने का कार्य किया जाता है, समाज में लोगों को भड़काने का कार्य किया जाता है। तो ये समय दर समय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हमारे यहाँ स्पेशली इसके लिए कोई कानून नहीं है भीड़ हिंसा के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है राज्यों को और संसद को कि सबसे पहला निर्देश यही है कि संसद एक नया और सख्त कानून बनाए। ठीक है, कानून देखिए हमारे यहाँ हत्या के और हत्या की कोशिश के बहुत सारी धाराएं हैं। ठीक है, तो इसका पालन सही से नहीं हो पाता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन चीज़ों को फॉलो सही से नहीं किया जाता पुलिस प्रशासन के द्वारा।
ठीक है। सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, यह आदेश दिया है कि आप कार्य जो है, आपकी कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उसको आप संविधान के अनुसार करें, उसकी अनदेखी ना करें। जो भीड़ हिंसा हो रही है इसकी अनदेखी आप ना करें। और जितने भी स्टेट हैं और यूटीज़ हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो उनमें सभी को निर्देश दिया गया है कि राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को शांति बनाए रखने की ज़रूरत है और निवारक के रूप में दंडनीय अपराध मतलब दंड देने, ठीक है, ये भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर जैसे जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, बयान देते हैं, संदेश देते हैं, वीडियो करते हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना, जिससे कि ऐसी भीड़ हिंसा वाली घटनाएं ना हो सकें। बहुत से ऐसे मामले आए हैं, दिल्ली में मामला हुआ, झारखंड में मामला हुआ, तो ऐसे जो राजस्थान है, राजस्थान में बहुत से मामले देखने को आए हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। ठीक है, और क्या है कि जैसे राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 4 हफ्तों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं कि जैसे आप जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको 4 हफ्तों के अंदर लागू किया जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ संविधान में जो प्रावधान है, ठीक है, तो जो हत्या होने पर जो है आईपीसी की धारा 302 को 149 के साथ मिलाकर पढ़ने पर सज़ा क्रियान्वित की जा सकती है। जो भीड़ हिंसा है, भीड़ हिंसा यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को या पुलिस वाले को मार देती है, तो भीड़ हिंसा के ऊपर दफ़ा 302 के और धारा 149 को मिलाकर एक साथ पढ़ने पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आईपीसी की धारा होती है इंडियन पिनल कोड की, ठीक है, हत्या का प्रयास करने पर क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति हत्या का प्रयास करता है भीड़ हिंसा के द्वारा, ठीक है, मॉब लिंचिंग के द्वारा अगर किसी व्यक्ति पर जो हत्या का प्रयास किया जाता है तो उस पर धारा आईपीसी की धारा 307 को 149 के तहत, ठीक है, 307 को 149 के साथ मिलाकर पढ़ने से उस पीड़ित या जो अपराधी है उस पर कार्रवाई की जा सकती है, की जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ नए कानून की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए नए कानून की आवश्यकता इसलिए भी है कि कानूनों का हमारे यहाँ क्या होता है, जितने भी लॉज होते हैं तो उन लॉज का पालन सही से नहीं होता। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, अपराधियों का महिमा मंडन किया जाता है। तो ये क्या है, अगर पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी ही जो अपराधी हैं उनका महिमन मंडन करने लगेगी तो उनका तो आत्मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो और भीड़ हिंसाएं करेंगे। ठीक है, एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति को पैदा करेंगे, एक सामाजिक सौहार्द जो है उसको बिगाड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, और दंगे भी हो सकते हैं इन सब छोटी छोटी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो और क्या है कि जैसे कानून को लागू करने में समर्पण की भावना कम होना, दक्षता की भावना में कमी, तो ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ कानून है, कानून को सही से लागू नहीं कराया जाता प्रशासन के द्वारा। ठीक है, उनमें दक्षता की भी कमी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें नए कानून बनाने की आवश्यकता है। और क्या है कि जैसे नए कानून जो हैं, मतलब जो पुराने कानून हैं उनमें संशोधन करना और नए कानूनों को बनाना, तो ये इस तरीके से आवश्यकता है हमारे समाज में। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जो प्रमुख भीड़ हिंसा की घटनाएं हुई हैं, तो यह एक चैनल है, न्यूज़ चैनल आज तक, तो उसने यह डेटा दिया है। और भीड़ हिंसा की प्रमुख घटनाओं को भी आप लोगों को मेंशन करना है कि जैसे आप जो बात बोलते हैं तो उसको बहुत पुष्टि मिलती है। ठीक है, कि आप बात क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और उसका बेस या आधार क्या है। ठीक है, कि जैसे पहली घटना क्या है, राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों ने पहलू खान की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये एक घटना हुई। दूसरी क्या है, जम्मू कश्मीर में जून 2017 को डीएसपी अयूब पंडित की पीट कर लोगों ने हत्या कर दी। तीसरी घटना कौन सी होती, झारखंड में राजनगर में बच्चा चोरी की अफवाह पर 4 युवकों की हत्या कर दी गई।
तो अब इस तरीके से जो भीड़ हिंसा है वो उग्र हो जाती है। चौथा जो वाकया है वो क्या है कि जैसे बिहार में 29 जून 2017 को दो दलितों की भीड़, मतलब भीड़ ने, ठीक है, भीड़ हिंसा के द्वारा जो दो दलित थे तो उनकी हत्या कर दी। पांचवा मामला क्या है, उत्तर प्रदेश में 27 जून 2017 को गोकशी की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस पर भीड़ का हमला हुआ। तो ये सारी घटनाएं क्या दर्शाती हैं कि मॉब लिंचिंग की समस्या वर्तमान समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या, मतलब गंभीर समस्या है, ठीक है, जो कि समाज के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए भीड़ हिंसा को रोकने के उपायों को देख लेते हैं कि उपाय कौन कौन से किए जाने चाहिए। कि जैसे हमारे यहाँ जितने भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का निष्ठापूर्वक पालन होना चाहिए, कड़ाई से पालन होना चाहिए। और अगर कोई भीड़ हिंसा का मामला अगर आता है तो भीड़ हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और एक समय डिसाइड करना चाहिए कि कितने दिनों के अंदर इस भीड़ हिंसा के मामले को जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिल सके, ठीक है। और क्या है कि जैसे राजनीतिक आश्रय जो मिलता है वो राजनीतिक आश्रय अपराधियों को नहीं मिलना चाहिए, उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। पुलिस बलों को क्या है, देखिए पुलिस के पास में अब चीज़ें तकनीकी रूप से सक्षम हो रहे हैं, जो पुलिस थाने हैं, और पुलिस सुधार की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में, क्योंकि जो हमारे यहाँ पुलिस एक्ट है वो ब्रिटिश काल का ही है और वर्तमान में वही चल रहा है। तो इस तरीके से पुलिस बलों को भी तकनीकी विकास, कौशल और उन्नयन होना चाहिए, ठीक है। इनका सुधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुधार हर तरीके से, ठीक है, तकनीकी रूप से भी इनको दक्ष होना चाहिए, कौशल उन्नयन भी इनका होना चाहिए, जिससे कि जो भीड़ हिंसा की जो घटनाएं हैं उसमें कमी लाई जा सके। और क्या है कि जैसे विशेषज्ञ कानूनविदों की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे मामले में जो रिटायर्ड जज हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनको यह केस सौंपे जाने चाहिए और फास्ट ट्रैक के आधार पर ऐसी घटनाओं की सुनवाई की जानी चाहिए, ठीक है। और क्या है कि जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए और सख्त लगाम लगानी चाहिए। अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या है कि जैसे जो नए कानून हैं उनका निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, निष्कर्ष में आप लोगों को क्या लिखना है, निष्कर्ष में आप लोगों को जो पूरा निचोड़ है, पूरे एसे का जो निचोड़ है उसको लिखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, लोगों का गुस्सा क्यों होता है, उनकी आर्थिक, जैसे मान लीजिए कोई बेरोजगारी से पीड़ित है या गरीबी से पीड़ित है या मानसिक स्थिति से विकृतता आ गई है, तो उग्रता, अगर उग्र हो रहा है इंसान तो ऐसे में क्या है, लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही जाकर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो लोगों का गुस्सा है उसको शांत करने की आवश्यकता है, उनको रोजगार प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, ठीक है, और वह जिससे अपना जीवन यापन अच्छे से जी सकें। भीड़ की कोई विचारधारा नहीं होती, भाई सीधी सी बात है, भीड़ की कोई भी विचारधारा नहीं होती, वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो सकता है जो भीड़ हिंसा कर रहा हो। अगला पॉइंट क्या है, राजनीति से प्रेरित आश्रय और पहचान, इन सारी चीज़ों को नहीं लागू किया जाना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको आश्रय नहीं मिलना चाहिए और उनकी पहचान करके उनको कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और जो उचित दंड है वो मिलना चाहिए। विश्वास निर्माण, जैसे गलत अफवाहों को जो लोग फैलाते हैं, ठीक है, तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में एक जो प्लेटफॉर्म है उस पर विश्वास निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। नए कानूनों का निर्माण करना और उनका पालन कठोरता से करना, सोशल मीडिया पर निगरानी, कठोर कानून लागू करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या एक पॉइंट है कि जैसे डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ इंटरनेट सभी को मिल गया है लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, सही उपयोग नहीं हो रहा है,
तो ये बहुत बड़ी समस्या है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो इन सारी चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है गलत चीज़ों को फैलाने में, अफवाहों को फैलाने में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की। और क्या है कि जैसे लोगों में जागरूकता फैलाना, देखिए भीड़ हिंसा क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो लोग करते हैं उनके अंदर जागरूकता लाना कि यह कानून को हाथ लेना, कानून को अपने हाथ पे ले रहे हैं तो यह ठीक नहीं है, आपको आपकी जान माल का खतरा हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो भीड़ हिंसा है उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। कोई भी सूचना की सत्यता जाने बिना आप उस न्यूज़ को फॉरवर्ड मत करिए, ठीक है। बहुत से लोग हैं, थोड़ी सी न्यूज़ जानी, जैसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि कहीं पर गोमांस या बच्चा चोरी हुआ है, तो ऐसे में क्या है, लोग उग्र होकर भागते हैं। वो यह बात सत्य, मतलब जो क्या सच्चाई है उस चीज़ को नहीं जानना चाहते। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो फैक्ट है उसकी तथ्य है उसकी सत्यता की जांच किए बिना ये आगे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए, ठीक है। और शासन प्रशासन जो होना चाहिए, देश में जो शासन और प्रशासन है उसको वह संविधान के अनुसार होना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई के द्वारा सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस एस्से को आप लोगों को लिखना है।